पहले क्या बात भाई, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक। देखो हेडिंग डालना, यहां से लिखना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं इस वायर में कोई करंट है ना, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू रखा हुआ है, और ये इसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे है ना। ये क्या है भाई, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है चार्ज क्यू। देन नो फोर्स इज exerted on the no force is exerted on the charge। क्लियर है क्या बात? यहां पर करंट है, जब इस वायर में करंट होगी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो दिस चार्ज इज एट इन मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज एट रेस्ट। इसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये रखा रहता है, रखा ही। देन नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन रेस्ट एंड चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, रखा ही रहता है। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, लेकिन अगर जो हम ये इनफाइनाइट वायर है ऐसे करके, यदि ये चार्ज क्यू है और हम इस चार्ज को v वेलोसिटी दे दें, मान ले इसे v वेलोसिटी दे दें, तो पता है ये सीधा नहीं रखा रहता, ये कैसा जाना चाहिए था, चार्ज क्यू कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं जाता, सीधा नहीं जाता। एक्सपेरिमेंटली ये क्या डिफ्लेक्टेड हो जाता है ऐसे, इसका पाथ सीधा ना हो करके क्या हो जाता है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द वायर। क्लियर है क्या बात? इट इज अट्रैक्टेड, दिस चार्ज is attracted by the wire, है ना। इसमें करंट है, यदि अगर जो इसमें करंट नहीं होगी तो भी ये सीधा चला जाएगा। अगर जो इसमें करंट है तो इट इज दिस चार्ज Q, पहले यहां पे था फिर Q यहां पे आ जाएगा। दिस इज अट्रैक्टेड बाय द वायर, ये अट्रैक्टेड है, डेविएटेड है, therefore it is deviated, therefore it is, ऐसे लिखेंगे, and it is deviated from its path, है ना। यहां लिख देंगे velocity v is given, velocity v दे दें, तो it is deviated from its path, therefore there should be some force, acting on the moving charge, by current carrying wire। सही बात है। This force is nothing but magnetic force। आई बात समझ में? This force is nothing but magnetic force on moving charge। कॉपी करो यहां तक, यानी कि कोई चार्ज यदि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स लगेगा जरूर, और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है,
इसलिए इसे मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। यहां से लिखना द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स Fm is given by लॉरेंज। लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम था, लॉरेंज, LORENTZ, लॉरेंज, given by Lorentz. Therefore, it is called Lorentz force. Lorentz force. और क्या होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B कहलाता है। What is Q? Q is the charge, V is the velocity and V is the magnetic field. Q is charge, magnitude of charge, है ना भाई, Q is the magnitude of charge। यहां लिख लेना V is the velocity और B क्या है भाई, B is the magnetic field, B is the magnetic field। ये है बात। तो जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगता है। उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स या सिंपल मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली फाउंड था और ये क्यू बी क्रॉस बी है। जब तक ये फोर्स कब तक लगेगा, फोर्स कब तक लगेगा भाई, फोर्स जब तक लगेगा जब तक उसमें वेलोसिटी है। यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तो फोर्स कुछ भी नहीं लगने का। आई बात समझ में? जब गतिमान होगा तभी फोर्स लगेगा। क्लियर है क्या बात? वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और डिपेंड करता है डायरेक्शन में, है ना। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
ठीक है बेटा, देखो जब कोई चार्ज मूव करता है तो उससे फोर्स तो इतना लगता है ना, और जो डायरेक्शन है फोर्स की वो कैसे दी जाएगी, v क्रॉस b से दी जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हो, एंड ऐसे लिखेंगे एंड इट्स डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन भाई, इट्स का मतलब fm की डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है बताओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल ये है लेफ्ट हैंड, यदि हम अपनी लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे और ये बी, ये फोर्थ फिंगर बी को रिप्रेजेंट करे, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब होगा वो फोर्स को बताएगा ऑन पॉजिटिव चार्ज, है ना। मैं चित्र बना देता हूं, ऐसे देखो, ऐसे पॉजिटिव चार्ज पे, हाँ पॉजिटिव चार्ज पे देखो, ऐसे ऐसे बना देता हूं। मान लिया ये हमारा थंब है, ऐसे करके, ये फोर्थ फिंगर है, सही है भाई, और ये हमारी मिडिल फिंगर है, और ये हमारी दो फिंगर है, इस तरीके से, है ना भाई, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। तो ये रहा, यदि ये बी को रिप्रेजेंट करें, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें, तो जो थंब होगा, थंब ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं बता देता हूं कैसे, लिख देता हूं इंग्लिश में, इफ we stretched our forefinger, central finger and thumb of left hand perpendicular to each other, perpendicular to each other, such that forefinger, है ना, forefinger points toward magnetic field, forefinger points towards magnetic field, and सेंट्रल फिंगर कौन सी, लेफ्ट हैंड की सेंट्रल फिंगर, ये तो बी हो गया इधर की ओर, ये वेलोसिटी हो गई इधर की ओर, है ना, एंड सेंट्रल फिंगर इज टुवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then thumb will represent direction of magnetic force, Fm, ये है ना, 90 डिग्री बना लेना यहाँ पे, और ये भी 90 डिग्री है, ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। एक बार लिख लो इसे, मैं इसे कुछ एग्जांपल देके और आपको समझा दूंगा।
देखो, या तो आप पॉजिटिव चार्ज बोलो या करंट भी बोल सकते हो, है ना। आप इसे देखो इस तरीके से, समझ में आई बात। पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, तो इसने यहां करंट लिख रखा है बस। ये देखो, सेंट्रल फिंगर आई यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ है और फोर फिंगर बी की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। सही है भाई बात, कैसे भी देख लो आप, बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएंगे आप। क्लियर है क्या बात? ऐसे जब कॉपी कर लो तो बता देना। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। सही है। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज पे इसकी तरफ डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर जो चार्ज नेगेटिव हुआ, चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन किधर की ओर होगी? डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, है ना। अगर जो नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर नेगेटिव चार्ज बट ऐसे लिखेंगे, स्पेशल ऐसे लिखेंगे, बट फॉर नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखेंगे, फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ FM is along V क्रॉस B। अरे ये FM क्या है? FM है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो FM की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर V क्रॉस B होगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर जो चार्ज माइनस हो गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट टू V क्रॉस B, उल्टी हो जाएगी। ये लेफ्ट, ये V क्रॉस B है ना, V क्रॉस B FM ही होगा। आती है ना बात समझ में? अरे कैसे होता है? ये मान लिया A है, ये B है, तो बेटा A क्रॉस B किधर होगा? A क्रॉस B इधर की ओर, ऐसे होगा ना। A कोई वेक्टर है, B कोई वेक्टर है, A क्रॉस B किधर होगा? उधर, और B क्रॉस है इधर, इधर होगा। तो B क्रॉस B की डायरेक्शन में FM, या तो हम इससे निकाल सकते हैं, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड B क्रॉस B, देख लो चाहे आप ऐसे देखो, ये है B, ये है B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये B, तो B क्रॉस B करेंगे तो किधर आएगा? ऊपर ही तो आएगा। अरे नहीं यार बात समझ में? ये देखो ना, ये है V B और ये FM, तो V क्रॉस B यही तो आता है, समझे ना ये बात। तो अगर जो नेगेटिव चार्ज है तो B क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, समझ में ये बात। बट फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ FM is along माइनस V क्रॉस B। जब यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन यहां पे लिख लेना, FM इज इक्वल टू माइनस QV क्रॉस B हो जाएगा। और इसके लिए FM पता ही था आपने को यहां, है ना।
देखो भाई, मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूं, जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। फोर्स की डायरेक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताना। तेजी से कॉपी करो, बोलो डन सर। अब है अनिकेत, भानुजा, इशिका, खुशी, कीर्ति शर्मा, मेधवी, निहारिका, निमित, प्रज्ञा, प्रकुल, रिमझिम, रिया शर्मा, सनत, शिवम, सृष्टि, तनुप्रिया एंड यश। यश, समझ में आ रही है बात बेटा? नहीं? यस सर। हाँ, जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर। हो गया भाई? दिशा, दिशा एंड खुशी कहाँ है? दिशा, अरे आज तो आई नहीं, कहाँ है? हाँ बेटा, बोल दिया करो डन सर। देखो इधर बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर की ओर है? अंदर की ओर, और एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है इधर की ओर। तो बताओ इससे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल से लेफ्ट हैंड निकालो सब अपना, और ये फोर्थ फिंगर किधर? अंदर की ओर। वेलोसिटी ये वाली फिंगर, तो फोर्स किधर लगेगा भाई? इस पे Fm ऐसे लगेगा। ये है बात, समझ में आई बात? नहीं? इसी तरीके से अगर जो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे करके, बोर्ड पे देखो, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर ही है इनटू द बोर्ड, और ये प्लस क्यू की जगह ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो बताओ फोर्स, आप ऐसा करो कि इसे प्लस क्यू मान लो, तो प्लस क्यू की वजह से b तो अंदर की ओर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगना चाहिए था भाई? किधर फोर्स लगना चाहिए था? ऊपर, लेकिन ये तो माइनस क्यू है, तो फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर समझ में आई बात? नहीं? क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की ओर। बना लेना आराम से यूं करके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आई बात? और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये किधर जा रहा है? ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट हैंड निकालेंगे, किधर करूं? v इधर की तरफ, वेलोसिटी किधर? वेलोसिटी ऊपर, ये हो गया v, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? हाँ, v तो उधर की ओर है, और ये है वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लगेगा बीच में? फोर्स लगेगा इधर की ओर। फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इस बात का ध्यान रखना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर
या तो इधर होगा या इधर। कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू पूरा लेफ्ट हैंड रूल से, बी इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स इधर। बनाओ, इसे कॉपी करो। मैं बता देता हूं अभी आपको, ये है माइनस क्यू चार्ज और ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी से। बताओ आंसर इसका। किधर लगेगा भाई फोर्स? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, देखना। अरे क्योंकि ये जो वेक्टर है ना एफएम, क्यू वी क्रॉस बी है, तो वेलोसिटी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। तो यानी बी के भी परपेंडिकुलर और वी के भी परपेंडिकुलर, तो किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर है, ऐसे करके, है ना भाई? तो वेलोसिटी नीचे है, तो फोर्स या तो फर्स्ट में लगेगा या सेकंड में लगेगा। बताना जरा किधर लगेगा। माइनस क्यू है, ये ध्यान रखना भाई, माइनस क्यू। फर्स्ट में या सेकंड में? बताओ बच्चों। फर्स्ट। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड यू, वेलोसिटी है यू, ऐसे फोर्स इधर लगना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देता है, तो नेगेटिव चार्ज में किधर लगेगा? इधर लगेगा, ऐसे। सही है भाई? ये लगेगा एफ इधर। हाँ भाई, अगर जो देखो इधर एफ एम होता है क्यू वी वी साइन थीटा, इफ ऐसे लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि यदि ये मान लेते हैं हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और एक प्लस क्यू चार्ज है और वो वेलोसिटी इधर जा रही है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी? यहां पे व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर।
बी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होता है। समझ में आई ना बात? तो यदि वेलोसिटी और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा तो 0 हो जाएगा, या प्लस क्यू इधर की ओर है। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, बी के एंटी पैरेलल, बी एंड वी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, और इसमें तो पैरेलल है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। तो फोर्स क्या होगा, इसमें भी 0 और इसमें भी फोर्स क्या होगा, 0। तो दे विल मूव अनडेविएटेड, वो कैसे जाएंगे, सीधे चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे, है ना। देयरफॉर चार्ज पार्टिकल moves undeviated, charge particle moves undeviated। चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड मूव हो जाएंगे। समझ में आएगा बात? तो पिछले वाले के जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना भाई डन सर। हाँ बोल दिया करो भाई, देखो ध्यान से, ये तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर जो पैरेलल में या एंटी पैरेलल में मूव करेगा तो फोर्स कितना लगेगा, दोनों पे 0। और ये माइनस क्यू भी होता ना, यदि ऐसे मूव करे या माइनस क्यू ऐसे मूव करे तो भी फोर्स कितना होता है, इन पे 0 ही होता। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन उस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो किस तरीके से मूव कर रहा होगा, इट इज मूविंग आइदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन नो फोर्स विल बी ऑन द मूविंग चार्ज। दिस इज द ओनली कंडीशन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया है। लेकिन अगर जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा का मतलब कि वेलोसिटी b तो ऐसे है और b वेक्टर ऐसे है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर, है ना। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। द फोर्स विल बी कैसे, विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स विल आल्सो विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कि अगर जो मैं C इक्वल टू A क्रॉस B देखूं, नहीं तो C A क्रॉस B, C इज परपेंडिकुलर टू A होता है एंड C इज परपेंडिकुलर टू B भी होता है। समझ में आएगी ना बात? तो यदि वेलोसिटी B
और बी के बीच में कुछ एंगल थीटा है, तो फिर फोर्स लगेगा Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा लगेगा। क्लियर है क्या बात? मैक्सिमम फोर्स की हम बात करें, है ना, ऐसे लिख लेंगे इफ देयर इज सम एंगल, if there is some angle between v vector and b vector, तो फोर्स तो इतना लगेगा। अब ये बताओ मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मैक्सिमम फोर्स QVB sin 90, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? QVB। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो होगी वो QVB होगी, और मिनिमम फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अगर जो थीटा है तो थीटा तो है ही सही। समझ में आई बात भाई? QVB sin थीटा ऐसे है। तो फोर्स ध्यान रखना, फोर्स इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। कुछ भी एंगल हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक चार्ज Q is equal to 2 microcoulomb is moving in a magnetic field, B is equal to 3 into minus 4 Tesla with speed V is equal to 10 की 2 into चलो 200 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं। लॉरेंज फोर्स अपॉन इट if this charge is making angle theta is equal to 30 degree, 0 degree, 30 degree, 180 degree with मैग्नेटिक, तो फोर्स बताना है। ये तो आसानी है, इसमें तो क्या है, क्यों भाई? कितना फोर्स आएगा कर देंगे, इसमें तो क्या है, नहीं?
हाँ भाई, तो कितना आंसर आएगा इसका बताना। फॉर्मूला लगा देंगे मैग्नेटिक फोर्स का, QVB sin थीटा, है ना भाई। फर्स्ट और थर्ड में थीटा है 0, थर्ड में कितना है थीटा 180, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स दोनों केस में कितना हो जाएगा 0। बस सिर्फ और सिर्फ सेकंड में आएगा। सेकंड में कितना आएगा भाई, Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, स्पीड कितनी है 300, और B 3 × 10⁻⁴ टेस्ला, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, 900 × 10⁻⁻10 न्यूटन, यह जाएगा 9 × 10⁻⁻8 न्यूटन इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स। अगर जो मान लिया उन्होंने चार्ज पार्टिकल का मास दे दिया, है ना, जैसे मान लिया कुछ भी दे दिया मास m दे दिया 2 मिलीग्राम, ऐसे करके, तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा नेट मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है 9 × 10⁻⁸, और मास कितना हो जाएगा 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम का क्या मतलब होता है 10⁻⁻6 kg, ये मिलीग्राम है बेटा, मिलीग्राम। ये आ गया एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन है। कॉपी करो तेजी से। दूसरा क्वेश्चन लिखो। अब की बार उसने वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, कॉपी करना तो बोल देना डन सर। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। क्वेश्चन में यहाँ पे एफएम तो निकाल लिया था ना हमने,
तो मैंने मान लिया था मास जो है चार्ज पार्टिकल का, क्या है ये, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना मान लिया था मास, 2 मिलीग्राम। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम का मतलब होगा 2 × 10⁻⁻6 kg। तो डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वो आपको फोर्स ऐसे भी निकालने के लिए दे सकता है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब यार उसने एंगल और मैग्नीट्यूड नहीं दिया। पिछली बार b का मैग्नीट्यूड दे रखा था और यहाँ पे 10⁻³ T4 टेस्ला कर लो भाई, चेंज करो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम होती है ना, 10⁻³ टेस्ला। वेलोसिटी तो इतनी है, चलो मान लिया वेलोसिटी इतनी है, चार्ज है। तो फोर्स को क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स को Q V क्रॉस B, बोलो। तो Q की वैल्यू तो कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 है ना, और वेलोसिटी V वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j। ये है क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, किसका क्रॉस, i प्लस 2j प्लस 3 का क्रॉस। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है यहाँ पे। कैसे करते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट, अरे डिटरमिनेंट बना के करते हैं। कैसे, i j k, पहले वेलोसिटी है तो यहां क्या लिखूंगा, 3 4 0, और यहां पे 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा। b में कितना है, 10⁻³ तो ये लिखेंगे 1 2 3 × 10⁻³ ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये -3 तो इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा, 10⁻⁹ सही है भाई बात। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपन तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप, ऐसे लगाते हैं। करो यहां तक और लिखो i j के कोएफिशिएंट लिखो, सब i j k के कोएफिशिएंट लिखो आप, तभी पता लगेगा। हेलो, हाँ कुछ नहीं, असल में ना कुछ रिवीजन मिल जाएगा आपका, निकाल दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो ठीक है। हाँ भाई, कितना है ये, अरे जब i का लिखेंगे तो कितना आएगा भाई i का, बता सकते हो। i का जब लिखेंगे 4 × 12 -0, और यहाँ माइनस चिन्ह तो आ जाता है। फिर इसका लिखेंगे
3 3 9 -0 और फिर लिखेंगे k का, तो इसका छुपा लेंगे 3 दूनी 6 -4 ऐसे लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ कितना आ गया भाई? 12 I कैप माइनस 9 J कैप प्लस 2 K कैप। यदि इसमें कोई गलत आ रहा हो तो बताओ, है यही आ रहा है ना। N फॉर न्यूटन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड यदि आपसे पूछे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल दें आप। 12 I कैप 9 J कैप प्लस 2 K कैप का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁹ √12² प्लस 9² प्लस 2² सॉल्व कर लेना, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये है बात, समझ में आएगा? सर डन। हाँ, बोर्ड पे देखो, इसे साफ कर देता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो आप। देखो एग्जांपल लिखो, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल with vector b at speed of 6 × 10⁵ meter per second है ना, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट force on alpha particle, second acceleration of alpha particle if b is equal to 0.2 टेस्ला। ये है सवाल। अल्फा पार्टिकल यदि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो आपको इस पे फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो, अल्फा पार्टिकल के लिए हमें अल्फा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? कोई बच्चा बता सकता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। वेरी गुड, हीलियम का न्यूक्लियस। हिंदी में बोलेंगे हीलियम का न्यूक्लियस को He++ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इस पे 2e चार्ज होता है और इसका 4m मास होता है। मास कितना होगा भाई इसका? 4m, और 4m क्या है? अरे 2He4 होता है ना ऐसे, तो 4 होता है मतलब 4 इसमें न्यूक्लियन होते हैं, है ना भाई? 4 न्यूक्लियन होते हैं, तो एक न्यूक्लियन का मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है ना भाई? मास इक्वल 4m इक्वल टू a, चार्ज इक्वल टू 2He, है ना? हीलियम का न्यूक्लियस ये है। वेरी गुड। तो इसे लिखने के बाद हम फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स परपेंडिकुलर है राइट एंगल, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो फोर्स जो आएगा वो QVB आ जाएगा sin 90। चार्ज जो होगा वो 2e
बी जो होगा वो 0.2, कैलकुलेट कर लो कैसे आएगा देखो। 16 पंजे 80, 16 छिंग 96 और 0.4, 4 छिंग 24, हाथ लग गया 2, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36, 3.84 into 10 की पावर -14 न्यूटन is the magnetic force। जो भी आ रहा है भाई, कैलकुलेशन एक बार आप भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन मास आएगा इसका, अल्फा पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी भूल गया था इसे। क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। इफ a charged particle is moving in magnetic field B is equal to I minus J Tesla, सही है बात, is moving whose acceleration is found to be 2I plus alpha j, then find the value of alpha। अल्फा की वैल्यू बताओ। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी ने रखा है आई कैप माइनस जे कैप टेस्ला, एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है 2i प्लस अल्फा जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है आपको, बोलो।
हाँ भाई, किसने निकाली अल्फा की वैल्यू? एक्सेलरेशन दे रखा है, मेरे को आप बता सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ऐसे होता है, तो नेट फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा QYM V क्रॉस B होगा। अब मेरे को आप देख के बता सकते हो कि एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड एक्सेलरेशन वेक्टर V वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी ये दोनों वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं है? अबे ये भी दिखा ना, ये रहा B क्रॉस B इक्वल टू वेक्टर A। तो A क्रॉस B जो होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। बोलो। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब ये है कि B वेक्टर और A वेक्टर क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। यदि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होता है? Dot product 0. वेरी गुड। देन A डॉट B विल बी 0। तो यानी कि इंप्लाइज दैट B डॉट A क्या कर देंगे? 0। कोई ज्यादा इसमें साइंस नहीं लगानी है। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? I कैप माइनस J कैप डॉट 2I कैप प्लस अल्फा J कैप इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसकी, तो 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये है अल्फा इज आल्सो इक्वल टू 2, है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है कि जहां दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो। क्लियर है क्या बात? में ऐसे है। कॉपी कर लो। कॉपी करना तो बोल देना डन सर। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आई थी इसकी? अरे बोल दो डन सर। Girls. हाँ भाई, एक बच्चा तो मेहनत करता है कंपनी में, जैसे मान लिया किसी कोचिंग में, किसी कंपनी में या आपके घर में। भाई एक व्यक्ति होता है जो सारे काम को देखता है, बाकी तो सब उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को चलाते रहते हैं, तो कम से कम एक दो बच्चा तो बोल दिया करो डन सर, समझे ना? तो अपने को पता तो लग जाता है, पता नहीं क्यों चुप बैठे रहते हैं। अबे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड पे देखो इधर,
मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर है, सही है बात। तो इसमें ये B क्या है भाई, B वेक्टर इनटू द बोर्ड है, इनटू द पेपर लिख लेना आप अपने कॉपी पे। यदि मैं इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दूं यहां पे, सही है ना बात, तो देखो उसमें फोर्स लगेगा किधर, ऐसे, ये वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे। नहीं आई बात समझ में? तो चार्ज पार्टिकल यदि ऐसे मूव कर रहा है इसमें, तो क्या सीधा चला जाएगा? नहीं, सीधा तो नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ऐसे डेविएट हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो फिर इस पे फोर्स लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर, वेलोसिटी ऐसे, जो फोर्स होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई, ऐसे, तो फोर्स जो होगा अब भी इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगेगा। ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल केस है। कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो सीधा नहीं जाता बल्कि डेविएट हो जाता है और वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है? सर्कुलर मोशन। थोड़ा अच्छा सर्किल बना लेना, इधर के भी काट देना, ये तो किसी काम, चलो नीचे तो बना देना ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे होगा इसका सेंटर और इस पे होगा एक मैग्नेटिक फोर्स। जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो जाती है, यहाँ v1 वेक्टर था मान लिया। और पे देखना भाई, यहाँ पे चार्ज q है, अब भी फोर्स किधर लगेगा, v तो अंदर की ओर, अपने हाथ से करके देख लो, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग रूल से इधर की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर की ओर लगेगा। तो फिर से डेविएट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो होगा इसका सेंटर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, सर्किल बना ले मैंने एक अच्छा सा, वेलोसिटी हो जाएगी v3 ऐसे। अब भी फोर्स इस पे इधर लगेगा, चाहे आप बना के देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, तो फोर्स नीचे की ओर, सही है। चलिए घूमता घूमता यहां आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी v4 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से फोर्स इस प्रकार से लगेगा। सही है क्या बात? इसे मैं साफ कर देता हूं। तो when a particle, charged particle is moving in a perpendicular magnetic field, the motion of the charged particle will be circular, होती ही है ये सर्कुलर। समझ में आएगा? कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। When a moving charged particle enters in a perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field, charge path of the charged particle, path of the charged particle will be circular, path of the charged particle will be circular।
क्लियर है क्या ना? वेक्टर बी into the field will be circular. If force Fm will act on the charge particle whose direction is always perpendicular to velocity and towards center of the circle. This force will provide required centripetal force. This force will provide required centripetal force for the moving charge to the moving charge. That is, जब यहां तक लिख लो तो बोल देना डन सर। भाई ये सब आप जानते हो, मैंने बस इंग्लिश में लिख दिया। जब कॉपी हो जाए तो बोल देना बेटा डन सर। डन सर। चलो, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, और 99.9% क्वेश्चन यही होंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल में परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर होता है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, और यही सेंटर, यही फोर्स इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, देगा। देखो यहां पे तो जो Fm है QVB sin 90 हो गया ना, ये तो परपेंडिकुलर है, तो QVB ही इसे mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, और तो B से B कट जाएगा, तो जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की वो कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी हो जाएगी भाई? R is equal to mv/QVB. This is the radius. कॉपी करो यहां पे। And time period T कितना होगा भाई? टाइम पीरियड कॉपी करो इसे, फिर टाइम पीरियड बताना। बोलो।
टाइम पीरियड जो होगा यहां एक चक्कर का टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन कितना होगा भाई, t इज इक्वल टू पूरे चक्कर की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई r, स्पीड कितनी है v, तो 2 पाई v और r की वैल्यू कितनी है भाई mv अपॉन qv, तो v से v कट जाएगा तो 2 पाई अपॉन qv, ये तो आ जाएगा टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन t, इसका रिवर्स कर देंगे qv अपॉन 2 पाई m, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। सही है क्या बात, कॉपी करो। ठीक है भाई, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो जो पावर होती है, नोट बना के लिख लेना, नोट बना के, जो पावर होती है वो होती है F डॉट बी, है ना। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 0। पावर तो स्केलर है, वेक्टर कहां से आया, पावर पावर कितनी हो जाएगी 0। बोर्ड पे देखो, यहां पर मान लिया इसका चार्ज पार्टिकल का मास m है, किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स वेक्टर है वो हमेशा यहां पे ले लो चाहे, वो फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन सा फोर्स वेक्टर, Fm, है ना, ऐसे लिखेंगे, since Fm is always perpendicular to velocity, therefore no power is provided by magnetic force, therefore or no work is done by Fm on चार्ज Q। वर्क भी कितना होगा, 0 होगा ना, अरे W Fm कितना होगा 0। क्यों होगा W, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय Fm इज 0, देयरफॉर जब कोई वर्क नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, देयरफॉर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं कर रहा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि पावर ही नहीं है। पावर क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो कहां से वर्क करेगा। आगे बात समझ में, ऐसे लिखेंगे, therefore its speed, no change in kinetic energy, its speed remains constant। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट।
v1 v2 v3 और v4 किसी भी पॉइंट पर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन इज changing. Direction is changing. Therefore, its velocity is changing. समझ में आई बात? Therefore, its